हेलो बच्चों, तो आइए एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग बाबर के बारे में पढ़ने वाले हैं, मुग़ल के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा क्लास हिस्ट्री का क्लास रहेगा और आज की क्लास में हम लोग मुग़ल के बारे में पढ़ेंगे, मुग़ल वंश के बारे में पढ़ेंगे। मुग़ल वंश में बाबर के इतिहास आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाबर के इतिहास आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सॉरी दोस्तों, बहुत समय से मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। मेरे मतलब हमारे क्षेत्र में थोड़ा सा मतलब इतना हल्ला गुला रहता है ना, नहीं रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। अभी भी तो बहुत दिक्कत है, लेकिन क्या किया जाए, चलता है उसको उसी तरह, ठीक है। तो आइए हम ऐसा करते हैं कि आज हम बाबर के इतिहास को जानते हैं। और ये वीडियो केवल उन्हीं बच्चों के लिए नहीं है जो कि मतलब इतिहास या वगैरह पढ़ें, इस सभी लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें सारे हम इतिहास का कवर करने वाले हैं, बाबर की सारे चीज़ को, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं इसे अच्छे से। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि बाबर का मुग़ल वंश। सबसे पहले मुग़ल वंश समझते हैं। मुग़ल वंश की स्थापना कैसे हुई या कहाँ से आया मुग़ल की स्थापना किसने किया। तो मुग़ल के ध्यान दीजिए, दो खंड चलते हैं। दो खंड में सबसे महत्वपूर्ण खंड है 1526 से लेकर और 1707 तक। मतलब कहने का इसका अर्थ यह है हमारा कि 1526 से 1507 के बीच जितने भी शासक आए मुग़ल वंश में, वह मतलब राज्य करने वाले पूरे भारत पर राज कर, पूरे भारत को एक साथ लेकर चलने वाले थे, ठीक है। इसे प्रथम खंड के नाम से जाना जाता है। और द्वितीय खंड में 1707 से लेकर 1857 तक अंतिम शासक बहादुर जफर था, ठीक है। बहादुर जफर हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इससे धीरे धीरे सारे चीज़ों क्लियर करेंगे, ठीक है। द्वितीय यहाँ पर रखिएगा, पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में कि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा लाइट यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। पूछ रहा होगा, एग्जाम पूछ देगा कि मुग़ल वंश के प्रथम कालखंड कब से कब तक चला था। तो प्रथम कालखंड बाबर से लेकर औरंगजेब तक, यानी 1526 से लेकर 1707 तक चला था। और द्वितीय खंड जो है 1707 से लेकर 1857 तक चला था। द्वितीय कालखंड 1707 से 1857 तक चला था, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझते हैं मुग़ल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। मुग़ल शब्द की उत्पत्ति ध्यान दीजिएगा, मंगोल से और तुर्क से मिलाकर हुई, मंगोल से हुई है, याद रखिएगा। ऐसा पूछा जाएगा कि मुग़ल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो हम कहेंगे कि मंगोल से हुई है। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, इनके जो पिता थे ना उमर शेख मिर्ज़ा, ये तैमूर यानी तुर्की थे, और इनके जो माता थी वह मंगोल की थी। तो दोनों को मिलाकर मुग़ल शब्द की उत्पत्ति की गई, मुग़ल बनाया गया, ठीक है। समझ में आया ना। यहाँ पर याद रखिएगा कि मुग़ल की उत्पत्ति किससे हुई थी, मंगोल और तुर्क से हुई थी, इसे याद रखना है, ठीक है। संस्थापक इनके कौन थे, यानी कि मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर को माना जाता है। मुग़ल वंश के संस्थापक कौन थे, बाबर था मुग़ल वंश के संस्थापक। और इसका पूरा नाम कभी कभी एग्जाम में क्या करता है ना कि पूछ जाएगा कि बाबर का पूरा नाम क्या है, ठीक है। वह बिहार बोर्ड का एग्जाम, इसमें कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, या कोई बुक में लिखता है मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। तो कोई भी है, कुछ दिक्कत नहीं, वहाँ पर चल जाएगा। मोहम्मद जहीरुद्दीन क्या कहे या जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर कहे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चलेगा, ठीक है। आया समझ में ना। यानी कि इसका पूरा नाम यह हो गया। और पिता इनके थे, जो पिता थे, पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्ज़ा। पिता का नाम याद रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि बाबर के पिता का नाम क्या था, तो हम क्या कहेंगे, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। बाबर के पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्ज़ा था, याद रखिएगा, ठीक है। तैमूर का वंशज थे इनके पिता, तैमूर का वंशज थे, तैमूर का शासक थे इनके पिता, ध्यान दीजिएगा। और इनकी माता का नाम था कुतलुक निगार खानम, याद रखिएगा। इनके माता का क्या नाम था, कुतलुक निगार खानम, जो कि मंगोल का वंशज थी। कहाँ की थी, मंगोल का वंशज थे। और दोनों के विवाह के बाद में बाबर की उत्पत्ति हुई। बाबर का जन्म जब हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था, वैलेंटाइन डे, ठीक है, 14 फरवरी को। तो इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। कहाँ हुआ, कहाँ हुआ था, फारगाना में, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था, फारगाना में हुआ था। 14 फरवरी 1483 में फारगाना में हुआ था। एकदम एक एक चीज़ आप याद करते जाइएगा, ध्यान दीजिएगा, बात को ध्यान से समझिएगा, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। और थोड़ा सा ज़्यादा लिखे हैं तो यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा तो थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा, अच्छे से दिखाई देगा, बिल्कुल, ठीक है। यानी इसका जन्म कब हुआ था, 14 फरवरी 1483 को। कहाँ हुआ था, फारगाना में हुआ था। कहाँ हुआ था, फारगाना में हुआ था। जब 1494 में इनकी पिता की मृत्यु हो गई, बाबर की जब पिता की मृत्यु होती है 1494 में, ठीक है। तो मृत्यु के बाद फारगाना का शासक बन गया कौन,
बाबर। ध्यान दीजिएगा, जब इनकी पिता की मृत्यु हुई तो ये इनकी बाबर की उम्र 12 वर्ष की थी। ठीक है, इनकी जब पिता की मृत्यु हुई तो इनकी उम्र कितनी थी? 12 वर्ष थी। और मृत्यु के जस्ट बाद या 12 वर्ष में ही फरगाना का शासक बन बैठा। यानी बचपन में ही यह शासन की व्यवस्था को पहचान लिया, जान लिया। ठीक है, अकबर भी बहुत कम उम्र में राजा बनता, आगे हम उसे पढ़ेंगे। ठीक है, 1494 में पिता के मृत्यु के बाद यह फरगाना का शासक बन बैठा। कब? 12 वर्ष की उम्र में। अब हम चलते हैं बाबर का संघर्ष कैसे हुआ। ठीक है, फरगाना में शासन किया, लेकिन बाबर का संघर्ष कैसा है कि अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि बाबर का प्रारंभिक संघर्ष वो कैसे शुरुआत में फर्स्ट में संघर्ष किया था। तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं समरकंद। समरकंद जो कि ईरान वगैरह इस क्षेत्र में आता है। समरकंद ईरान वगैरह वाला क्षेत्र में आता है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। समरकंद को हम देखते हैं 1494 में समरकंद जीतने का प्रयास असफल रहा। जब ये राजा बना ना, उसके बाद समरकंद को जीतने के लिए चल दिया। कौन? बाबर कहाँ गया? समरकंद को जीतने के लिए समरकंद पर हमला किया, वहाँ के शासकों को हराकर जीतने का प्रयास किया, लेकिन यह असफल रहा। ध्यान दीजिएगा, तो ओनली 12 वर्ष की उम्र में यह समरकंद पर आक्रमण कर दिया, वहाँ के राजा से लड़ गया। ठीक है, लेकिन यह प्रयास जो था असफल रहा, यह प्रयास सफल नहीं हुआ। ठीक है, और 1497 में पुनः आक्रमण किया। किस पर? समरकंद पर। याद रखिएगा, देखिए इसके सारे चीज़ हम लिखे हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, इसे बुक में भी दिया होगा कहीं कहीं। 1497 में समरकंद पर पुनः आक्रमण किया। इस बार समरकंद को जीत लिया बाबर। ठीक है, इस बार समरकंद को जीत लिया और इस बार 100 दिन के लिए वहाँ का राजा बना। ठीक है, समरकंद जो था ना, वो थोड़ा सा मजबूत शासन व्यवस्था थी, वहाँ की राजनीति मजबूत थी। ठीक है, तो इसलिए जब भी वहाँ पर आक्रमण करता था, वहाँ के राजा जो थे ना, वो इनको हराने अपनी कोशिश को बेकार नहीं जाने कोशिश करते रहते थे। ये भी कोशिश करते रहता था समरकंद को जीतने का। इस बार सेकेंड बार में समरकंद को जीत लिया, क्योंकि पहले बार में यह हार गया था ना, तो भाग गया था। तो फिर दूसरे बार में योजना बनाकर और ज़्यादा तैयारी के साथ गया, तो इस बार समरकंद को जीता, लेकिन 100 दिन तक ही जीता। वहाँ का शासक केवल 100 दिन तक बना रहा है। ठीक है, उसके बाद 1501 में पुनः एक बार और जीता। इसके बाद यहाँ पर 100 दिन के बाद भागना पड़ा। किसको? बाबर को वहाँ से भागना पड़ा, भाग गया वो पुनः अपने देश। और पुनः 1501 में फिर एक बार आक्रमण किया, और इस बार जब जीता तो 8 महीने का राजा बना। इस बार कितने महीने का? 8 महीने का राजा बना जब जीता तीसरा बार। तो ठीक है, उसके बाद 1504 में काबुल और गजनी को जीता। जान दीजिए, 1504 ईस्वी में काबुल के क्षेत्र पर आक्रमण किया, काबुल को जीत गया। फिर से गजनी के क्षेत्र पर आक्रमण किया, अफगानिस्तान वगैरह वाला पर उसको भी जीत गया ये। ठीक है, 1504 में ये काबुल गजनी दोनों को जीत गया। ठीक है, यानी अब इसको थोड़ा सी राहत मिल गई कि चलो अब हम जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रखिएगा कि समरकंद में फिर पुनः 8 महीने के लिए राजा बना था, 8 महीने से बेसी का नहीं। ठीक है, 1507 में इसे बादशाह की उपाधि मिली। कब? जब काबुल और गजनी को जीत लिया ना, जब काबुल और गजनी दोनों को जीता, तब इसको उपाधि मिली। किसको? बादशाह की उपाधि मिली। याद रखिएगा, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के लिए बन जाएगा कि बादशाह, अभी तक इसके जितने भी शासन पीछे से इसके पूर्वजों में शासन की व्यवस्था थी, तो जो को भी उपाधि बादशाह की उपाधि किसी को नहीं मिली थी। याद रखिएगा, पहली बार मुगल वंश के शासकों में बादशाह की उपाधि बाबर को मिली थी। इसके अलावा किसी और को बादशाह की उपाधि नहीं मिली थी, सबको मिर्जा की उपाधि मिलती थी। यानी किसको? मिर्जा की उपाधि मिलती थी कि इसके पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा। ठीक है, मिर्जा की उपाधि मिलती थी। लेकिन पहली बार बाबर को बादशाह की उपाधि मिली। क्या? किसकी उपाधि? बादशाह की उपाधि मिली। कब? जब काबुल और गजनी को जीता, 1507 में इसे बादशाह की उपाधि मिली थी। ठीक है, 1511 में पुनः, हार तो मानने वाला ये नहीं था, जिद्दी था। हार मतलब ये हार नाम का मतलब कोई चीज़ जानता ही नहीं था कि हार क्या होती है। हार कर भी खड़ा होना, ये नहीं कि अभी हार भी गया ना तो ये भागता नहीं था। सबसे अच्छे लक्षण इसके ये थे कि ये कभी भी मैदान से भागता नहीं था, हमेशा प्रयास करता रहता था। तो देखिए, ध्यान दिए, 1511 में एक बार पुनः प्रयास किया, समरकंद पर आक्रमण किया। ठीक है, और लेकिन इस बार भी जीता। 1511 में जब आक्रमण किया तो इस बार भी जीता, लेकिन 1512 में पुनः भागना पड़ा।
याद रखिएगा। 1511 में भी आक्रमण किया था, लेकिन इस बार जीत गया, फिर 1512 में भागना पड़ा। अब इतने बार आक्रमण करना, हारना, जीतना, इतने बार होने से यह अस्थायी नहीं हो रहा था। बाबर चाहता था कि मुझे कोई एक अस्थायी शासन व्यवस्था मिल जाए, एक अस्थायी जगह मिल जाए जहाँ पर हम अस्थायी हो जाए, हम अस्थायी रहे, ठीक है, यह चाहता था बाबर। अब इसे अस्थायी नहीं मिल रहा था क्योंकि समरकंद के जो शासक थे, जो वहाँ की राजनीति थी काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी। वहाँ की राजनीति को हराना इतना आसान नहीं था, मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था वो बाबर के लिए भी। ध्यान दीजिएगा, वहाँ मतलब यहाँ पर अस्थायी होना संभव नहीं था बाबर के। ये तो बाबर समझ गया था कि यहाँ पर हम अस्थायी नहीं हो सकते हैं, ठीक बा। इतने असफलता के बाद भारत के तरफ उसका ध्यान आकर्षित हुआ। अब भारत में न्योता भी जा रहा था, इसको बुलाया जा रहा था। भारत में राणा संगा जो है पंजाब के शासक थे, ठीक है, अफगानों वाले जितने भी थे, ये सब क्या कर रहे थे, इनको बुला रहे थे। किसको? बाबर को आमंत्रण किए थे, निमंत्रण दिए थे भारत आने के लिए कि यहाँ पर आइए आप, यहाँ के उस समय भारत के शासक हमारा इब्राहिम लोदी था, ठीक है। इब्राहिम लोदी दिल्ली में शासन कर रहा था, तो दिल्ली में उसको हराने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या थी ना कि बाबर का आने का हमारा या अंग्रेज़ों का आने का जो व्यवस्था है, इसमें सबसे कॉमन चीज़ यह है कि ये जितने भी शासक थे भारत में, वह एकजुट नहीं थे, उनमें एकता नहीं थी, वो टूटे हुए थे, आप आपस में संघर्ष कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। इसी के कारण ये सारे चीज़ को देखना पड़ा हमें, इसी के कारण सारे चीज़ को हमें सहना पड़ा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसको तो न्योता भी मिल गया था भारत ने कि यहाँ पर आइए, यहाँ पर आकर इब्राहिम लोदी से लड़िए, हम आपके सहायता करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कि राणा संगा भी कह दिए थे कि हम यहाँ पर। राणा संगा याद रखिएगा, उस समय इब्राहिम लोदी के समय पूरे भारत में राणा संगा के इतिहास, राणा संगा का मतलब सबसे ज़्यादा दबदबा था, यानी राणा संगा सबसे बड़ा शासक हमारे भारत का था, ठीक है। आइए हम जानते हैं कि बाबर का भारत पर आक्रमण कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे किया, ये सारी चीज़ को विस्तार से समझते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 1514 से 1525 के मध्य वह काबुल में रहा था। 1514 से 1525 के बीच में वो कहाँ रहता? काबुल में रहा था। काबुल में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। उसके बाद इसी बीच हिंदुस्तान पर उसने विजय की योजना बनाई। बाबर के सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्या था ना, कोई भी काम करता था ना तो योजना के साथ करता था, पहले योजना बना लिया करता था, ठीक है। योजना बनाकर सारे चीज़ को क्लियर पहले से डिसाइड कर लेता कि यहाँ क्या करना है, कैसे करना है, उसके बाद वो आक्रमण करता था। तो इसी बीच जब वो 1514 से 25 के बीच काबुल में रह रहा था, तो उसी समय योजना बनाई कि अब हम क्या करते हैं, हिंदुस्तान पर विजय का बारे में सोचते हैं, या हिंदुस्तान पर विजय कैसे पाया जाए इसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ही मात्र एक ऐसा जगह था जहाँ पर यह अस्थायी हो सकता था, क्योंकि यहाँ की राजनीति बहुत बेकार थी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसी बीच उसने हिंदुस्तान पर विजय का योजना बनाया, और भारत में राजनीति की स्थिति अच्छी नहीं, आपको बताया कि भारत में राजनीति की स्थिति अच्छी नहीं थी। ये कई भागों में बांटे हुए थे, यहाँ के लोग आपस में लड़ झगड़ रहे थे कि शासक आपस में संघर्ष कर रहे थे अपना क्षेत्र बनाने के लिए, अपना राज्य बढ़ाने के लिए, इसलिए यहाँ की राजनीति अच्छी नहीं थी। और उस समय दिल्ली का शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। आपको पता है अभी दिल्ली का शासक कौन था उस समय? इब्राहिम लोदी था। और अफगान के सरदार का समर्थन भी नहीं था उसे। अफगान के जो सरदार थे, अफगान में जो जितने भी सरदार थे, उनका भी समर्थन नहीं था। किसको? इब्राहिम लोदी को, ठीक है। ये लोग आपस में लड़ते रहते थे, और इसी का लाभ मिला किसको? बाबर को, ठीक है। और इसी का लाभ मिला था हमारे देश में अंग्रेजों के आगमन का, ठीक है। पंजाब के शासक उस समय थे सूबेदार दौलत खां। इसको याद रखिएगा, यही आमंत्रण सबसे पहले भेजा था। पंजाब के शासक कौन था? सूबेदार दौलत खां। ये आमंत्रण देकर किसको? बाबर को बुलाया था। इसके अलावा अफगानिस्तान के प्रतिद्वंदी राजपूत और मेवाड़ के राजा राणा संगा, नाम याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है राणा संगा। सूबेदार दौलत खां और प्रतिद्वंदी राजपूत और मेवाड़ के राजा राणा संगा बाबर को निमंत्रण भेजा था कि आप यहाँ पर आइए, आकर यहाँ पर युद्ध कीजिए, इब्राहिम लोदी को हराइए, हम आपकी सहायता करेंगे। बोले थे कि हम आपकी सहायता भी करेंगे इस युद्ध में, ठीक है। क्योंकि आपस में इन लोगों की बनती नहीं थी, हमेशा संघर्ष होता रहता था, ठीक है। मेवाड़ के जो राणा संगा थे वो अधिक शक्तिशाली थे,
बताया था आपको अभी कि मेवाड़ के राणा संघ सब में अधिक शक्तिशाली थे। ये सबसे अधिक शक्तिशाली माने जाते थे। राजपूत थे, ये इनका मतलब राजपूत राजघराना था। ठीक है, अब यहाँ से हमारे शुरू होता है दौर बाबर का। बाबर हमारे भारत आया। बाबर ध्यान दीजिएगा, पंजाब को लगभग जीता, पंजाब के छोटे छोटे भागों को जीत गया, काबुल पर ये सब पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जा में कर लिया। ठीक है, कब्जा करने के बाद वह बढ़ा हमारे किस ओर कि अब वह दिल्ली की ओर। अब उसे क्या कहा जानी थी, दिल्ली की ओर बढ़ा। दिल्ली में ध्यान दीजिएगा कि पानीपत का युद्ध के नाम से जाना जाता है। बाबर का पहला युद्ध पानीपत के युद्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है पानीपत का युद्ध। और बाद ये हमारा खनवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घघरा का युद्ध सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो पानीपत के युद्ध यानी इसका संघर्ष शुरू हुआ है आपके से भारत के शासकों से। पहला इसका युद्ध हुआ पानीपत का युद्ध। पानीपत के युद्ध का अपडेट याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 में। कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये राणा संघा नहीं कहते हैं कि घर की भेदी लंका डाल, ठीक वही है यहाँ पर राणा संघा। ये लोग समझ रहे थे ना कि यहाँ पर आएगा बाबर हमारे देश में, युद्ध करेगा, युद्ध जीतेगा, और जीत कर जैसे मोहम्मद गजनवी आया था, हमारे भारत में युद्ध किया था, जीता था, यहाँ से बहुत सारे धन को लेकर वापस चला गया था। तो ये सोच रहे थे कि ये भी आएगा, यहाँ पर युद्ध करेगा, यहाँ से बहुत सारे धन को लेगा और बहुत सारे धन लेकर पुनः वापस चला जाएगा। लेकिन ऐसी कुछ नहीं होने वाली थी। बाबर खोज रहा था कि मुझे कोई अस्थायी जगह मिले जहाँ पर हम अपना शक्तिशाली साम्राज्य बना सकें। ठीक है, और उसकी नज़र पड़ी भारत पर। ठीक है, ये लोग समझ नहीं आता, ये लोग समझे नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पानीपत का पहला युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, पहला युद्ध पानीपत के। और ध्यान दीजिएगा, यह युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। यह युद्ध किसके बीच में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में यह युद्ध हुआ था। और प्रथम बार इस युद्ध में तोप का प्रयोग किया गया। याद रखिएगा आप लोग कि बाबर ये सब सीख गया था। ध्यान दीजिएगा, तोप वगैरह चलाना, ये अलग अलग उस्मानी ये सब तुर्क वगैरह से सीखा था। तो यह पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। पानीपत में मुठभेड़ हुआ था। ठीक है, और सबसे यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इब्राहिम लोदी मारा गए थे। ठीक है, इब्राहिम लोदी को मार दिया गया था। अब बता दें आपको कि पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी के लगभग 1 लाख सैनिक थे। ठीक है, इब्राहिम लोदी के लगभग 1 लाख सैनिक थे, जबकि बाबर के 12,000 के आसपास सैनिक थे। ठीक है, याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी के 1 लाख सैनिक थे, जबकि बाबर के 12,000 के आसपास में सैनिक थे। और ये 12,000 सैनिक 1 लाख पर भारी पड़े, सारे को ख़त्म कर दिया। ठीक बा, केवल यह युद्ध याद रखिएगा कि सुबह में ये सुबह में शुरू हुआ था, और सुबह में शुरू होकर दोपहर जाते जाते युद्ध खत्म हो गया। इतना जल्दी युद्ध हुआ कि तो इतने में इतना लोग मारे गए। समझ में आया ना, यह युद्ध दोपहर जाते जाते खत्म हो गया। और इस युद्ध के बाद में यह अपने को भारत के शासक घोषित कर लिया था। कौन, बाबर। ठीक है, 1 लाख पर 12,000, क्योंकि इसके यहाँ पर इनके शासक इब्राहिम लोदी ही मारे गए थे। और मारे जाने के बाद में इनको जब ये मारे गए ना, उसके बाद में सारे सैनिक इधर उधर तहस-नहस, इधर उधर भागने लगी, इधर उधर जाने लगी। ठीक है, प्रथम बार इस युद्ध में तोप का प्रयोग किया गया। प्रथम बार इस युद्ध में किसका प्रयोग किया गया, तोप का प्रयोग किया गया। ध्यान दीजिएगा, तुलगमा लिखा है, तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया। इसमें इस युद्ध में तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया। तोप सजाने का कार्य, ध्यान दिया लो, तोप सजाने के कार्य उस्मानी विधि का उपयोग किया गया। तोप सजाने के लिए उस्मानी विधि का उपयोग किया गया। तोप का संचालन करने वाले का नाम था उस्ताद अली बुक्की। इसका नाम तो आप लोग याद रखिएगा, दिखाई दे रहा है ना, इसका नाम क्या था, तोप का संचालन, तोप चलाने वाला में कौन था, उस्ताद अली बुक्की। तोप चलाने में उस्ताद अली बुक्की, कौन था, उस्ताद अली बुक्की। और बंदूकधारियों का नेतृत्व किसको जाता है, उस्ताद मुस्तफ़ा। याद रखिएगा, बंदूकधारियों का नेतृत्व किसको जाता है, उस्ताद मुस्तफ़ा। यदि आपको तोप का पूछा जाए तो उस्ताद अली बुक्की, और बंदूकधारियों का नेतृत्व पूछा जाए तो उस्ताद मुस्तफ़ा। याद रखिएगा, मुस्तफ़ा। ठीक है, उस्ताद मुस्तफ़ा। ठीक है, ये युद्ध था हमारा पानीपत का पहला युद्ध। इसमें 1 लाख सैनिक थे 12,000 के आसपास में। याद रखिएगा, 1526 में बाबर ने स्वयं को
अपने बादशाह दिल्ली का शासन पर, दिल्ली का राजगद्दी पर खुद को बादशाह घोषित कर लिया और मुगल की स्थापना कर दी। इसलिए कहा जाता है कि 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1526 में खुद को बादशाह घोषित कर मुगल वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, लोग इसे कलंदर की भी उपाधि दी। ध्यान दीजिएगा, बाबर को कलंदर की भी उपाधि दिया गया। क्यों? तब बाबर, ध्यान दीजिएगा, जब बाबर शासक बना ना तो चांदी के सिक्के बंटवाया था। ठीक है, जनता के बीच में वो अच्छे अच्छे सुविचार रखे थे और सुविचार के साथ साथ में जो शराब के पेट शराब वगैरह थे ना, इनको भी मतलब ये हटवा दिया था, शराब बंदी कर दिया था, उसको भी फेंक फाक दिया था कि नहीं, जनता के नज़र में अच्छा बनने के लिए। ठीक है, तो इसलिए और इसके दान की प्रवृत्ति के कारण चांदी के सिक्के में दान में करवाया था, तो दान के प्रवृत्ति के कारण इसे कहा गया था कलंदर कहा गया था। देखिए, कलंदर की उपाधि मिली थी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग खनवा के युद्ध पढ़ते हैं। खनवा के युद्ध 1527 में हुआ था। खनवा के युद्ध कब हुआ था? 1527 में। अब आया असली, ध्यान दीजिएगा, बाबर जब दिल्ली का शासक बन गया तो उसका क्या था नीति? पूरे भारत के ऊपर राज करना है, पूरे हर एक भाग को अपने में मिलाना है। अब उसकी नज़र पड़ी राणा संगा पर। ठीक है, और राणा संगा से वह युद्ध करना चाहता था। कौन? बाबर चाहता था कि हम राणा संगा से युद्ध करें, लेकिन दिक्कत यह थी कि युद्ध करने के लिए कोई ना कोई तो रीजन चाहिए। बिना रीजन के तो मान लीजिए कि कोई झगड़ा कर रहा है आपस में, तो बिना रीजन की झगड़ा हो सकता है, बिना कारण की झगड़ा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। झगड़ा करने के लिए क्या चाहिए? कारण चाहिए, कोई ना कोई कारण चाहिए, तभी वो कारण को लेकर झगड़ा किया जाएगा। तो यहाँ पर युद्ध के लिए कोई ना कोई कारण चाहिए था, क्योंकि कारण मिल ही नहीं रहा था कि कारण कौन सा कारण लगाया जाए। ठीक है, तो बाबर ने राणा संगा को, ध्यान दीजिए, कारण बताया कि राणा संगा मैं आपसे युद्ध क्यों कर रहा हूँ। तो इसके पीछे कारण है कि राणा संगा ये अपने जितने भी अपने धर्म के लोग थे सबको मतलब उसके विरोध कर दिया कि यह राजपूत है और यह बोला था कि हम जब इब्राहिम लोदी से युद्ध करेंगे तो उस समय यह मेरी सहायता करेगा। ठीक है, लेकिन यह मेरी सहायता राणा संगा नहीं किया, इसलिए हम जिहाद मतलब का ये अपने धर्म का पालन कर रहा था, तो इसलिए हम जिहाद अपनी धर्म इस्लामी धर्म का पालन करने के लिए, जिहाद बोला जाता है, याद रखिएगा, जिहाद इस्लामी धर्म का पालन करने के लिए हम इसे युद्ध करेंगे। ये बरियारी मतलब झूठ-मूठ का कारण बना दिया था। ठीक है, कि इसे हम क्या करेंगे? जिहाद के कारण इसे हम युद्ध करेंगे, क्योंकि हम मेरा सहायता नहीं किया था। ठीक है, और इस युद्ध में बाबर और राणा संगा के बीच में युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, क्योंकि राणा संगा काफ़ी मजबूत शासक था, काफ़ी ज़्यादा ही मजबूत था। ठीक है, इसकी शासन व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी, लेकिन राज्य बहुत छोटा था, पूरे देश या पूरा छोटा था। इस कारण यहाँ पर बाबर पुनः एक बार जीतता है, राणा संगा की हार होती है, और इसका युद्ध का कारण बताया गया क्या? जिहाद, इस्लामी धर्म का पालन। ठीक है, और इस युद्ध के बाद में क्योंकि राणा संगा थोड़ा सा घायल हो गए थे, तो इन्हें हटा लिया गया था युद्ध से, तो इसलिए ये युद्ध बाबर ने जीता, और इस युद्ध के बाद उसे गाजी की उपाधि प्राप्त हो गई। क्या कर किसको? बाबर को गाजी की उपाधि मिल गई। ठीक है, ये तो हमारा हो गया खनवा का युद्ध। अब हम चलते हैं चंदेरी का युद्ध। ठीक है, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। किसके बीच में? तब बाबर और मेदिनी राम को पराजित में, बाबर और मेदिनी राम के बीच में हुआ था। बाबर और मेदिनी राम के बीच में युद्ध हुआ था 1528 में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मेदिनी राम कौन था? तो मेदिनी राम ये भी राजपूत था। किसके? तो इसका इसका सैनिक था, राणा संगा का सेनापति था, सैनिक था। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा समर्थन किया था किसमें? इसके साथ में युद्ध में, यानी जब राणा संगा से युद्ध हो रहा था तो काफ़ी ज़्यादा समर्थन किया था। तो ये दूसरे जगह का मतलब ये राजपक्ष संभालने वाला था। तो इसके साथ भी चंदेरी में युद्ध हुआ, इसलिए चंदेरी का युद्ध कहते हैं। ठीक है, चंदेरी में यह गया और इसके साथ युद्ध किया। इसका भी कारण वो जिहाद ही बताया कि हम किस लिए कर रहे हैं? तो जिहाद के कारण कर रहे हैं, अपने धर्म को बचाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक राजनीतिक केंद्र है, वहीं पर यह युद्ध हुआ जिसे हम चंदेरी के नाम से जानते हैं। ठीक है,
मेदिनी राम की 2 पुत्रियाँ थी, याद रखिएगा। जब युद्ध हुआ ना मेदिनी राम से और बाबर के बीच में, तो इसमें कौन जीता? बाबर जीत गया। इसमें मेदिनी राम पराजित हो गए, बाबर जीत गए। और राजा महाराजा में यह चलता था पहले कि जो भी जीते ना तो उसकी सारी संपत्ति पर उसका हक होता है, यहाँ तक कि उसके पत्नी, उसके बेटा बेटी, हर चीज़ पर किसका हक होता है? तो जो जीता है उसका हक होता है। जो हारा है केवल अपना शरीर लेकर यहाँ वहाँ से जाएगा, और नहीं तो उसे कैदी बना लिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये जीता बाबर, तो मेदिनी राम की 2 पुत्री थी, 2 लड़की थी। ठीक है, मेदिनी राम की 2 बेटियाँ थी। यह क्या किया बाबर कि इसकी दोनों पुत्री को, दोनों बेटी को, हुमायूं को, एक हुमायूं को, एक कामरान को, दोनों भाई थे ना, बाबर के लड़के थे। ठीक है, तो एक को दे दिया हुमायूं को और एक को दे दिया कामरान को, भेंट कर दी। ठीक है, दे दी उनको कि ले जाओ तुम लोग, इससे दोनों पुत्रियों को दे दिया। जैसे पुत्रियाँ नहीं, कोई वस्तु या तलवार हो, ले जाओ भाई इसे उठाकर। ठीक है, एक हुमायूं को दे दिया, एक कामरान को दे दिया। ठीक है, और इसे भी जिहाद का नारा दिया गया कि एक युद्ध क्यों हुआ था? तो जिहाद के कारण इस्लामी धर्म को बचाने के लिए यह युद्ध हुआ था। ठीक है, अब आते हैं, हम समझते हैं घाघरा का युद्ध। घाघरा, ठीक है, घाघरा का युद्ध हो गया 1529 में हुआ था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1529 में। बाबर और अफगानी शासक मोहम्मद लोदी के बीच में हुआ था। यह संघर्ष किसके किसके बीच में हुआ था? तो अफगानी शासक, अफगान के लोग बिहार से मतलब ये बिहार से संबंधित है, बिहार की ओर है। तो ध्यान दीजिएगा, अफगानी जो शासक थे, युद्ध के कारण, इसका कारण क्या था कि जो अफगानी शासक थे थोड़ा सा मतलब ज़्यादा मजबूत थे, और या मतलब बाबर के क्षेत्र में आया जाया करते थे, उसके क्षेत्र में घुस जाते थे, उसको तंग करते थे बाबर को, उसके मतलब कुछ ना कुछ उड़ा देते थे या कुछ कर देते थे, किसी को मार देते थे। तो बाबर के साथ में मतलब यह कि यह क्यों राजा बना यहाँ का, ऐसे उसको तंग किया करते थे। ठीक है, तो बाबर ने अब कदम बढ़ाया बिहार की ओर, चला भाई बिहार, वहाँ पर लड़ा जाए, हमरा अफगान की ओर। अब यहाँ पर जब यह आया तब बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच में फिर से एक बार पुनः युद्ध हुआ, और इस युद्ध में भी बाबर की जीत हुई। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। मोहम्मद लोदी को यहाँ से भी भागना पड़ा। मोहम्मद लोदी यहाँ से भागकर बंगाल चला गया, वहाँ से अब पता ना कहाँ गया, लेकिन यहाँ से हार करिए मोहम्मद लोदी भाग गए। ठीक है, यही युद्ध बाबर की अंतिम युद्ध बनी। इसके बाद वह युद्ध नहीं किया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यही युद्ध अंतिम युद्ध थी किसके? घाघरा के युद्ध। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाबर की अंतिम युद्ध, घाघरा का युद्ध, याद रखिएगा 1529 में हुआ था। और ये घाघरा नदी है, घरघर नदी है। ठीक है, घरघर का नाम था उसका, नदी है, उस नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इसका नाम घाघर युद्ध या घाघरा युद्ध के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, बाबर की अंतिम युद्ध यही थी, और 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु का कारण बताया गया था। बाबर के मृत्यु का कारण अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बाबर भारत में आए थे तो यहाँ की जलवायु में वो संतुलित नहीं हो पा रहा था, या यहाँ की जलवायु उससे काम नहीं कर रहे थे, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बाबर को बीमारी थी, उसे नशा लेने की आदत थी, जिसके कारण वह मृत्यु हो गई। तो कुछ इसमें ही ध्यान दीजिएगा कि अकबरनामा में एक जगह पर लिख दिया गया है कि बाबर की मृत्यु का कारण था कि इब्राहिम लोदी की माँ, इब्राहिम लोदी जो था ना बाबर यहाँ के शासक, इब्राहिम लोदी की माँ के हाथ से वह जहरीला खीर खाया था, इसके कारण बाबर की मृत्यु हो गई। जो जहर धीरे धीरे काम कर रहा था, इसके कारण बाबर की मृत्यु हो गई। तो ये बहुत सारे रीज़न है बाबर के, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसने जहरीला खीर खाया था, धीरे धीरे वो काम किया और बाबर की मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु के बाद जब इसका 100 की बात हम किया जाए, मृत्यु के बाद इसकी 100, इसकी जो मृत शरीर है उसे सबसे पहले आराम बाग में दफनाया गया। आराम बाग, आगरा के आराम बाग। ठीक है, सबसे पहले उसके शव को कहाँ दफनाया गया? आगरा के आराम बाग में। लेकिन यह जाहिर किए थे, बाबरनामा में आप लोग देखे होंगे, पढ़ेंगे कि यह जाहिर किया था कि जब भी हमारी मृत्यु हो तो हमें काबुल में दफनाया जाए। तब बाद में यहाँ से इसे निकाल कर, कहाँ से, आराम बाग से निकाल कर इसे पुनः आरामबाग से इसे निकालकर पुनः काबुल में ले जाकर दफनाया गया। ठीक है, तो ये था हमारा बाबर का टोटल इतिहास। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं का इतिहास। ठीक है, अकबर का एक एक करके धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। हुमायूं और अकबर प्रयास करेंगे कि एक ही में हो जाए। ठीक है, तो इस तरह आप लोग देख ले। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।